नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आपकी 27 जनवरी को रेलवे एनटीपीसी का जो दोनों शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो प्रथम शिफ्ट का वीडियो यदि आपने नहीं देखा तो जरूर देख लेना, चैनल पर पहले ही डाल दिया था। और इस वीडियो में देखने वाले हैं 27 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए टोटल 40 के 40 एग्जैक्ट वो जीके के क्वेश्चन, और ये सभी सवाल प्लस अपन एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं, ताकि आने वाले शिफ्ट में इनसे रिलेटेड सवाल बनते हैं तो आपको जरूर फायदा होगा। आज भी बहुत से सवाल है वो एक्स्ट्रा फैक्ट से रिपीट हुए हैं, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। इसकी पीडीएफ फाइल आपको ऑल शिफ्ट की एक साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके जरूर ज्वाइन कर लेना। और अपन कंटिन्यू करते हैं सेकंड शिफ्ट के पूछे गए जीके के क्वेश्चंस। तो सेकंड शिफ्ट में इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल सेंड कर सकते हो, इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का भी एनटीपीसी का एग्जाम होना बाकी है या फिर ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको डेली एक मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना है। इसके लिए यहाँ पर आपके लिए एक धमाकेदार ऑफर है, और ये ऑफर है टेक्स्ट बुक की ओर से। आपको मिल रहा है 299 रुपये में 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड मॉक टेस्ट। इसमें भी यदि आप टीटी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ जरूर उठाना। यहाँ पर 100 प्लस एग्जाम के, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एसएससी हो गया, और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, तो ये एक ही पास में आपको सभी मॉक टेस्ट अवेलेबल हो रहे हैं। इसमें भी टीटीजी के डिस्काउंट कोड से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है। इसमें ग्रुप डी के 170 मॉक टेस्ट है, एनटीपीसी का अभी जो एग्जाम चल रहे हैं उसके स्मृति आधारित मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, 162 प्लस मॉक टेस्ट है, अन्य सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसको एनरोल कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं, बढ़ते हैं सवालों की ओर। पहला सवाल देखिए आपके सामने कि भारतीय मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो भारतीय मेढक ये हो जाएगा राना ट्रिगिना है। इसका वैसे साइंटिफिक नेम तो ये है होप्लोबत्रसस टाइग्रिनस हो जाएगा। और बात करूं यहाँ पर मैं मछली के अध्ययन के लिए जो जूलॉजी की शाखा है उसका क्या नाम है, तो ये आपकी हो जाएगी इथियोलॉजी हो जाएगा, जो कि मछली के अध्ययन के लिए ब्रांच रहती है साइंस की। यहाँ पर भारतीय मेढक का पूछा। आपको आज वैज्ञानिक नाम से 3 सवाल पूछे गए, तो जरूर देख लेना जो भी प्रजाति है वैज्ञानिक नाम क्या है। अगला सवाल देखिए कि यहाँ पर अल हिलाल पत्रिका या फिर जो न्यूज़पेपर ये किसने चलाया था। रिपीटेड सवाल है, 21 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो अल हिलाल न्यूज़पेपर है, ये आपके सही आंसर हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा एक साप्ताहिक उर्दू भाषा का ये पेपर था, 1912 में ये चलाया गया था। नेक्स्ट देखिए आईपीएल 2020 में पर्पल कैप, मतलब जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं उनको पर्पल कैप दी जाती है, तो वो किसे दी गई। इससे पहले एग्जाम आया था ऑरेंज कैप, उसमें मैंने पर्पल कैप का भी बताया था। मोस्ट विकेट लिए हैं कगिसो रबाडा ने आईपीएल 2020 में, जो कि दिल्ली कैपिटल से हैं, 30 विकेट इन्होंने लिए हैं। सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, ऑरेंज कैप है वो केएल राहुल के पास है, किंग्स 11 पंजाब से है, ये 670 रन बनाए हैं। और आईपीएल 2020 कौन सा एडिशन है, तो ये 13वां संस्करण हो जाएगा। टाइटल स्पॉन्सर है वो ड्रीम 11 है, यूएई संयुक्त अरब अमीरात में ये आयोजित हुए हैं। और इसमें विनर रही है, जो चैंपियन टीम रही है वो मुंबई इंडियंस है, 5वां टाइटल इनके नाम है, सबसे ज़्यादा मोस्ट सक्सेसफुल टीम है। उपविजेता यहाँ पर रही है दिल्ली कैपिटल, तीसरे स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद, फिर चौथे स्थान पर आरसीबी टीम रही है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है। तो मुद्रा राक्षस जो नाटक है इनके रचयिता है विशाख दत्त। कौन है विशाख दत्त, एक संस्कृत नाटक हो जाएगा, इसकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। अन्य इंपॉर्टेंट बात करूं मैं पुस्तक की नाटक की, तो जहाँ से ये एग्जाम एनटीपीसी में पूछा हुआ है, गीत गोविंद के रचयिता है तो जयदेव हो जाएगा। अष्टाध्यायी के पाणिनि है, रामायण के वाल्मीकि हैं, महाभारत के वेदव्यास हैं। विक्रमांक चरित की बात करो तो बेलहन इसके हो जाएंगे पृथ्वीराज रासो हैं, ये चंद्रबरदाई। राजतरंगिणी के कलण हैं, अर्थशास्त्र के चाणक्य हैं। हर्षद चरित और कादम्बरी के बाणभट्ट हैं। महाभाष्य के पतंजलि हैं। कुमार संभुवन, कालिदास की जितनी भी रचनाएं हैं एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, विक्रमो अश्वयम हो गया, मेघदूतम है, रघुवंशम है, मालविकाग्निमित्रम है, ऋतुसार, ये सभी कालिदास की रचनाएं हैं। और भास की रचनाएं देख लीजिए हर्षवर्धन की, और ये प्रियदर्शी का एग्जाम में पूछा हुआ है तो हर्षवर्धन की हो जाएगी। अगला सवाल देखिए एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई है। एग्जिम का मतलब जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। ये भारत सरकार के स्वामित्व वाली बैंक है। एग्जिम 1982 में स्थापना हुई थी। भारत के विदेशी व्यापार हैं जो फॉरेन ट्रेड है उसके लिए वित्त पोषण सुविधा को बढ़ावा देने के लिए एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीईओ है डेविड रस्कुना है। अगस्त 2017 से प्रेजेंट। 2006 में कौन सी योजना की शुरुआत की गई थी।
तो 2006 में हुई थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में पारित हुआ। इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 को ये कार्यक्रम है। सबसे पहले इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से आरंभ हुआ था और शुरुआत में 200 जो अत्यंत पिछड़े जिले थे वहां से इसकी शुरुआत की गई थी और भारत भर में पूरे देश में लागू हुई थी। 1 अप्रैल 2018 को इसे लागू कर दिया गया था और सबसे पहले नरेगा नाम था, बाद में महात्मा गांधी नाम ऐड हुआ है। 2 अक्टूबर 2009 को इसके आगे महात्मा गांधी का नाम ऐड कर दिया गया है। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर सवाल नंबर 7 ये है कि 2016 में सेकेंड महिला प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, तो यूके की सेकेंड महिला प्राइम मिनिस्टर 2016 में कौन बनी थी? तो यहाँ पर हो जाएगा थेरेसा मे बनी है। 2016 से 2019 तक रही है, कंजर्वेटिव पार्टी की ये लीडर हैं। और बात करूँ यहाँ पर मैं उनसे पहले कौन थे, तो 2010 से 2016 तक थे डेविड कैमरन थे। वर्तमान में बोरिस जॉनसन है, 2019 से कंटिन्यू है। एग्जाम में पूछा हुआ है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो क्लेमेंट एटली थे और ये था आपकी सेकेंड महिला प्राइम मिनिस्टर। साथ ही साथ सवाल में ये भी दे रखा था कि प्रथम महिला प्राइम मिनिस्टर जो ब्रिटेन की है वो मार्गरेट थैचर है, तो सेकेंड महिला कौन है, तो ये 2016 में बनी थी थेरेसा में हो जाएगी। अगला सवाल देखिएगा, अक्टूबर 2020 तक सेबी के चेयरमैन कौन है, तो ये वर्तमान में अजय त्यागी हैं, सेबी के चेयरमैन हैं। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना वैसे 1988 को हुई थी। वैधानिक मान्यता इसको 30 जनवरी 1992 को दी गई है। बात करूँ यहाँ पर एनएससी बीएससी ये सभी सेबी की कंट्रोल में रहता है पूरा स्टॉक मार्केट। तो एनएससी जो निफ्टी 50 वाला रहता है तो एनएससी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। 2020 में इसरो के द्वारा लॉन्च अंतिम उपग्रह कौन सा है, तो 2020 के एंड में जो लॉन्च हुआ है अभी वर्तमान में, तो ये 17 दिसंबर 2020 में लॉन्च हुआ था। इसका नाम है दोस्तों CMS-01 जो कि एक इंडिया का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। लॉन्च किया गया है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C50 से इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ से किया गया है, तो ये शहर हरिकोटा मतलब 36 धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है और ये रिप्लेस किया गया है GSAT 12 के स्थान पर। और अब देखिए ये तो 2020 में अंतिम लॉन्च हुआ था, 2019 में अंतिम लॉन्च हुआ था वो रिसेट 2BR1 हुआ था 11 दिसंबर 2019 को। कांग्रेस की स्थापना किसने की है, तो A.O. ह्यूमन के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में। और बात करूं यहाँ पर प्रथम कांग्रेस जो सम्मेलन हुआ है वो कब आयोजित हुआ, तो प्रथम सेशन हुआ है 28 से 31 दिसंबर 1885 में। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे। देखिए एग्जाम में ये भी पूछा जाता है इसकी स्थापना कौन से महाविद्यालय में हुई, तो 28 दिसंबर 1885 को राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में स्थापना की गई थी। पूर्वी तट का बंदरगाह कौन सा है, रिपीटेड सवाल है, इससे पहले भी एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है। ये ऑप्शन दिए गए थे, इसमें आपके तूतीकोरिन हो जाएगा जो कि चेन्नई में है। अन्य बंदरगाह जो पूर्वी तट के इंपोर्टेंट है, एनोर तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम हो गया, प्रादीप उड़ीसा में है, हल्दिया कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में। ये सभी पूर्वी तट के कुछ बंदरगाह हो जाएंगे। देखिए ऑप्शन में आप देख रहे हो यहाँ पर नाहवा सेवा है, कोची है, कांडला है, तो ये वेस्ट साइड आ जाते हैं। तो पश्चिमी तट के बंदरगाह में यहाँ पर देख लीजिए कांडला हो गया, मैंगलोर हो गया, JNPT जिसको बोला जाता है नाहवा सेवा पोर्ट है और ये भी आपके पश्चिमी तट पर है। और जो JNPT जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है ये 30 जो वैश्विक कंटेनर बंदरगाह है उसके सूची में सम्मिलित हैं, जिसे नाहवा सेवा पोर्ट बोला जाता है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है नवी मुंबई में। अगला सवाल देखिए, लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, या फिर लंदन में से कौन सी नदी गुजरती बहती है, तो थेम्स नदी हो जाएगी जो लंदन में से। अन्य जो भी वैश्विक सिटीज हैं, कैपिटल है, वहाँ से कौन सी नदी के किनारे वो बसे हुए हैं, आने वाले सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है तो ये डैन्यूब नदी के किनारे है। बगदाद की बात करूँ इराक में तो ये टिग्रिस नदी के किनारे। रोम इटली है, ये टाइबर नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क जो USA की सिटी है हडसन नदी के किनारे है। लाहौर पाकिस्तान रावी नदी, कराची पाकिस्तान इंडस नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस जो फ्रांस में है वो सेन नदी के किनारे है। मॉस्को रसिया में है, ये मॉस्को नदी के किनारे है। वाशिंगटन DC USA में है, ये पोटोमैक नदी के किनारे है। और फिर मैं बात करूँ यहाँ पर कोलोन की जो जर्मनी की सिटी है ये राइन नदी के किनारे है। न्यू ऑरलेंस USA सिटी है, मिसिसिपी नदी के किनारे बसा हुआ है। काहिरा है जो इजिप्ट की सिटी है, नाइल नदी के किनारे है। बर्लिन जर्मनी की है तो ये स्प्री नदी के किनारे है। बुडापेस्ट है डैन्यूब नदी के किनारे। संघाई चाइना है, ये दो नदियाँ हो जाएगी जैसे कि यांगतजी है, वैसे ये इसकी ट्राइब्यूटरी हो जाएगी शैक नदी है। ये हुआंगपू नदी के किनारे है। दिल्ली अपना यमुना नदी के किनारे। सिडनी ऑस्ट्रेलिया है, ये परमाता रिवर के किनारे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, आने वाले शिफ्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। PDF फाइल भी देख लेना, टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है, यहाँ पर यूरोप का पूछा है सबसे बिजिएस्ट पोर्ट कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपके रोटरडैम जो
पोर्ट है, बंदरगाह है, नीदरलैंड में है, जो कि यूरोप का सबसे व्यस्तम। अब मैं बात करूं विश्व का सबसे व्यस्तम कौन सा, ये तो यूरोप का हो गया। तो शंघाई पोर्ट जो चाइना में, ये विश्व का सबसे व्यस्तम पोर्ट हो जाएगा। सेकेंड विश्व का है सिंगापुर पोर्ट, सिंगापुर में है। और अपना भारत वाला जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, ये भारत का सबसे बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट हो जाता है, जो नाहवा शेवा पोर्ट है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी, बहुत बार मैं बता चुका हूँ, रिपीटेड सवाल है। जो ईस्ट टू वेस्ट, देखिए मैं ये ऑप्शन आपके दिए गए थे, नर्मदा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी। आपको पूछा है पूर्व से पश्चिम की ओर, इस साइड जो बहती है वो तो नर्मदा ही नदी हो जाएगी आपके, अमरकंटक से जो निकलती है। मतलब पूर्व से पश्चिम का मतलब ही क्या हो गया, जो अरब सागर में गिर जाती है, पूर्व से पश्चिम यानी इस साइड अरब सागर में गिरने वाली जो भी नदियां हैं इसके अंतर्गत आ जाएगी। जैसे कि मैं बात करूं, अरब सागर में गिरती है लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तो माई हो गई, नर्मदा हो गई। फिर यहाँ पर ताप्ती का भी पूछा जाता है, मांडवी, जुआरी, शरावती, जाखम, जवाई, भरतपूजा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नर्मदा नदी है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर है। अब देखिए पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी, तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी है, ये पूर्व की ओर। एक बार मैप में भी आप देख लीजिए ब्रीफली, आपको पूछा था पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब यहाँ से निकलती है कुछ इस साइड जाती है, ये नर्मदा देख सकते हो पूर्व से पश्चिम की ओर है। फिर ताप्ती भी यहाँ से इस साइड गिर जाती है। और मैं बात करूँ उल्टा इसका, पश्चिम से पूर्व की ओर, तो ये महानदी हो गई, ये बंगाल की खाड़ी में। फिर गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगला सवाल देखिएगा, डीआरडीओ के द्वारा विकसित एयर टू एयर मिसाइल कौन सी है, तो हवा से हवा के और मार्क करने वाली ये डीआरडीओ की जो विकसित मिसाइल है, इसका नाम है अस्त्र। अस्त्र मिसाइल हो जाएगी, जो प्रथम एयर टू एयर मिसाइल है, डेवलप की गई है भारत के द्वारा। और नेक्स्ट में देखिए सवाल नंबर 16, सवाल ये पूछा गया था कि प्रतिभा प्रहलाद कौन से डांस से एसोसिएटेड है, कौन से डांस की ये डांसर हो जाएगी, नृत्य की, तो ये भरतनाट्यम की डांसर है, प्रतिभा प्रहलाद हो जाएगा। कौन से डांस रूप की ये डांसर है, तो भरतनाट्यम। आरबीआई का मुख्यालय सभी को पता होगा, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास है, प्रथम गवर्नर ओ स्मिथ है, काफी इंपोर्टेंट ये पूछा हुआ है। रिजर्व बैंक वाला एक्ट 1934 में, इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसके 4 डिप्टी गवर्नर, 1 गवर्नर होते हैं। तो वर्तमान में ये 4 डिप्टी गवर्नर भी याद रख लीजिए आप। तो बीपी कानून को एम के जैन, एम डी पात्रा, एम राजेश्वर राव है, 4 डिप्टी गवर्नर है जो आरबीआई के हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल ये पूछा गया है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है, तो ये कहाँ पर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये आपकी हो जाएगा दोनापोला, गोवा में स्थित है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, तो 4 इनके रीजनल है ऑफिस हैं, क्षेत्रीय कार्यालय जो मुंबई, कोच्चि और विशाखापट्टनम में है। और ये जो CSIR यानी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, इसकी एक प्रयोगशाला है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है, जो कि 1 जनवरी 1966 को स्थापित की गई थी। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन नहीं है, ये आपको पूछा है। तो अनुशीलन समिति, आप देखिए ऑप्शन क्या था, बाकी इनके संस्थापक की बात करूँ तो इसमें भी 3 समितियां थी। एक संगठन था अनुशीलन वाला, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बंगाल में बना हुआ था। तो इसमें 3 जो समितियां थी 1902 में स्थापित हुई थी। पहली समिति है वो प्रोमथा मित्रा की द्वारा स्थापित थी। दूसरी समिति का नेतृत्व सरला देवी नामक एक बंगाली महिला के हाथों में था। और तीसरी के नेता थे अरविंद घोष। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सी ज्वालामुखी नहीं है, नहीं का पूछा है। ये आपके ऑप्शन थे कोटापेक्सी, एमटी एटना और विषुव्यास है एमटी ब्लैंक। तो इनमें से आपके हो जाएगा ये माउंट ब्लैंक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो माउंट ब्लैंक क्या है, तो ये आपकी जो एल्प्स पर्वत श्रेणी है उनका एक माउंटेन हो जाएगा, न कि ज्वालामुखी है, जो कि हाईएस्ट माउंटेन है एल्प्स का। और कोटापेक्सी है, ये इक्वाडोर देश में है और ये सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वतों में से एक है। तो ये सभी ज्वालामुखी हैं। और ये बात करूँ यहाँ पर मैं विषुवियस पर्वत की, तो ये भी इटली में स्थित एक प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत हो जाएगा। फिर आपकी एक ऑप्शन था माउंट एटना था, तो ये भी एक ज्वालामुखी है जो कि इटली में है, सिसिली में, इटली में। अगला सवाल देखिएगा, युगांतर पत्रिका, सवाल ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड इन इंडिया, कौन सा भारत में प्रकाशित न्यूज़पेपर है। तो युगांतर पत्रिका हो जाएगा 1906 में कलकत्ता में ये पब्लिश हुआ था भारत में। और इनके पब्लिशर की बात करूं कि इनके द्वारा स्थापित है, तो बरिंद्र कुमार घोष हो गए, अविनाश भट्टाचार्य हैं और भूपेंद्र नाथ दत्त हो जाएंगे, इनके फाउंडर हैं। 1906 में हुआ था युगांतर पत्रिका कलकत्ता में। इनमें से कौन सा आश्रम गांधी जी के द्वारा नहीं बनवाया गया था। एक ऑप्शन में ये पवनार आश्रम था। ये भूदान आंदोलन की प्रेरणा विनोबा
भावे हैं उनके द्वारा स्थापित है। अभी उनका समाधि स्थल भी यहाँ पर है पवनार आश्रम में, जो कि वर्धा महाराष्ट्र में है, गांधी जी के द्वारा नहीं है। बाकी गांधी जी के द्वारा स्थापित में देखिए ये गांधी जी के द्वारा स्थापित में एक आपके ये भी ऑप्शन में था, टोलस्टॉय है, साबरमती आश्रम हो गया, कोचरब आश्रम है, सेवाग्राम है, ये सभी गांधी जी के द्वारा स्थापित है। कोचरब आश्रम की बात करते हैं 25 मई 1915 को अहमदाबाद में स्थापित है। साबरमती आश्रम है, गांधी आश्रम भी बोला जाता है, ये भी अहमदाबाद गुजरात में स्थापित है। टोलस्टॉय ये फार्म है, ये दक्षिण अफ्रीका आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा एक शुरू किया गया आश्रम हो गया जाएगा, जो कि जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में इसकी लोकेशन है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर सवाल ये पूछा गया था आपके पैंथेरा पारडस है, ये किसका साइंटिफिक नेम है? तो 3 नाम पूछे गए हैं। एक तो आपके वो फ्रॉग का था इंडियन, और ये लियोपार्ड का साइंटिफिक नेम हो जाएगा पैंथेरा पारडस। तो मैं बात करूँ टाइगर का वैज्ञानिक नाम क्या, तो टाइगर का है पैंथेरा टिग्रिस है, और लायन का शेर का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियो हो जाएगा। और फिर यहाँ पर ये तीसरा वैज्ञानिक नाम से पूछा गया है कि ब्रेशिका रैपा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ब्रेशिका रैपा है, ये मस्टर्ड फील्ड मस्टर्ड का मतलब क्या हो गया? सरसों का। अगला सवाल देखिए 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में ये ऑप्शन दिए गए थे मैथिली, डोगरी, नेपाली, गढ़वाली। तो इसमें से आपकी गढ़वाली नहीं है, बाकी सभी 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं वर्णित हैं ना उनमें से हैं। अब देखिए 22 भाषा में एक बार और बता देता हूँ, बहुत बार बताया हुआ है। असमीज है, बंगाली, बोडो हो गया, डोगरी, गुजराती, हिंदी हो गया, फिर कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी है, मैथिली, मलयालम, मिथई या फिर इसे मणिपुरी कहते हैं, मराठी हो गया, नेपाली। मैं बहुत बार बताया हूँ कि नेपाली से स्टूडेंट कंफ्यूज होते होंगे, लेकिन ये शामिल है अपने भाषा। उड़िया की बात करें, फिर पंजाबी, संस्कृत है, संस्कृत भी है, इंग्लिश नहीं है दोस्तों, संथाली है, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू भी शामिल है। तो ये सभी भाषाएं हो जाएगी अपने 22 भाषाओं में से 8वीं अनुसूची में शामिल है। अब इनसे भी सवाल पूछा जाता है, जब संविधान लागू हुआ था उस समय 14 भाषा थी, बाद में जो भी भाषा ऐड हुई है सबसे पहले 1967 में हुई थी, सिंधी भाषा है, ये 21वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई है। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया है 1992 में 71वें संवैधानिक संशोधन के तहत। फिर यहाँ पर लास्ट में बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली को किया गया है 2030 में 92वें संवैधानिक संशोधन के तहत ऐड किया गया है। अगला सवाल देखिए भारतीय मूल के किस स्कॉटलैंड के नागरिक ने सबसे पहले एटीएम मशीन को विकसित किया था? तो ये हो जाएगा जॉन एड्रियन शेफर्ड बैरन ने किया था 1965 में। और भारत में सबसे पहले एटीएम कहाँ पर लगा था? तो ये 1987 में HSBC बैंक है वह मुंबई में लगा था। आईपी एड्रेस को समझने में कौन सहायता करता है? इस टाइप से थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन आईपी एड्रेस का था तो आपको करेक्ट करना था। तो ये हो जाएगा आपके डोमेन नेम सिस्टम है, ये ट्रांसलेट करता है जो ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम है, जैसे कि toptrainingGK.com है तो .com ये डोमेन नेम है। इसको फिर जो डोमेन नेम सिस्टम है वो ट्रांसलेट कर देगा आईपी एड्रेस में। तो ये डोमेन नेम सिस्टम है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आईपी एड्रेस जैसे कि इस प्रकार देख सकते हो ये आईपी एड्रेस है। अब देखिए दिल्ली पुलिस में आईपी एड्रेस से है ना कंप्यूटर से बहुत से सवाल पूछे गए। एक तो ये पूछा जाता है कि आईपी एड्रेस है, इसमें एक होता है IPv4 एड्रेस, आईपी की फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाती है। पूछ लिया जाता है कि इसमें कितने बाइट्स का है, कितने बिट्स का है। IPv4 की बात करें तो ये आपके 8 टोटल बिट्स, और बाइट की बात करें तो 1 बाइट आप देख सकते हो इस प्रकार टोटल कितने बाइट हो जाएंगे। यहाँ पर 4 बाइट्स के हैं, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट हैं। और बात करूँ बिट्स कितनी है तो 32 बिट्स और 4 बाइट का हो जाएगा IPv4 आईपी एड्रेस। अगला सवाल देखिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन थोड़ा आप कमेंट करके बताना। बाकी उबंटू हो गया, यूनिक्स हो गया, MS DOS हो गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, मैक OS लिनक्स है, एंड्रॉइड है, एप्पल iOS है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक आपके इस टाइप से पूछा गया था MS ऑफिस में कौन सा प्रोग्राम सम्मिलित नहीं होता है? तो MS ऑफिस में बहुत से प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि ये ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से आपकी कीनोट हो जाएगा। होते कौन से? तो MS वर्ड हो गया, फिर आपकी पावर पॉइंट है, एक्सेल है, आउटलुक है, वन नोट है, MS माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर हो गया, एसेज हो गया, ये सभी उसमें सम्मिलित रहते हैं MS ऑफिस में। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे 1950 से 1958 तक। अब देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसकी गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था और प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे सुकुमार सेन। इसलिए 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 25 जनवरी को, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। और बात करूं मैं अभी वर्तमान में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो है 23वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त है सुनील अरोड़ा। उनसे पहले 22वें कौन थे? OP रावत थे। और यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर ये तो मुख्य हो गए, और भी होते हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वर्तमान में राजीव कुमार और
सुशील चंद्र हैं। अगला सवाल देखिएगा, भारत में किस राज्य की पहली निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार है? तो केरला की है, 1957 में बनी थी, जिसमें नंबरूपद ने 1957 में केरल में पहली कम्युनिस्ट सरकार का गठन किया था। तो ये केरल के प्रथम मुख्यमंत्री थे और चुनाव ने भारत में पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार के गठन का नेतृत्व किया था और ये विश्व की दूसरी है। इससे पहले सैन मरीनो के बाद ये विश्व में दूसरी कम्युनिस्ट सरकार हो जाएगी। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, लेड या फिर कह सकते हो हिंदी में सीसा का रासायनिक नाम क्या है? तो पीबी हो जाएगा और यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर 82 है। एक बहुत बार पूछा जाता है मरकरी का, तो ये Hg हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 2 कम, यहाँ से 82 में से 2 कम 80 हो जाएगा। बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? तो ये है आपके फतेहपुर सीकरी में, रिपीटेड बहुत बार बताया हुआ है, यूपी में है बुलंद दरवाजा है। अकबर के द्वारा गुजरात पर जो विजय प्राप्त की थी 1572 की स्मृति में ये बनाया गया था। और नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म ऑफ सार्क की आपको फुल फॉर्म पूछिए तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन हो जाएगा हिंदी में। इंग्लिश की बात करें तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, ये सार्क की फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका से हुई है। वर्तमान में महासचिव अहमद हुसैन सी बीसियाल हैं। और करंट की यहाँ पर बात करो तो 19वां शिखर सम्मेलन जो सार्क का हुआ वो 2016 में रद्द हुआ था। ये तो वैसे सदस्य देश इसके 8 हैं और इसके सदस्य देश 8 है कौन से, अक्सर यहाँ से पूछ लिया जाता है कि कौन सा नहीं है। तो पीएनबी से बीमा करवाया, बहुत बार बता चुका हूँ मैं। तो पीएनबी से बीमा करवाया मतलब क्या हो गया, सार्क समूह के सदस्य देशों ने पीएनबी जाकर पंजाब नेशनल बैंक से बीमा करवाया। तो इसका कीवर्ड क्या है? पी का मतलब पाकिस्तान है, एन नेपाल, बी भूटान, पीएनबी से बीमा करवाया। तो सी यानी श्रीलंका, बी माँ बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, अफगानिस्तान है। लास्ट जो ऐड हुआ है वो अप्रैल 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य देश बना है। फिर आपके एक ये सवाल पूछा गया है, यूरोपीय संघ से बाहर निकलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, उसका टर्म क्या कहते हैं? उसका तो ब्रेक्जिट कहलाता है। जैसे कि यूके अभी लेफ्ट हुआ है, यूनाइटेड किंगडम है, वो 31 जनवरी 2020 को यूरोपियन संघ से बाहर हो गया है। यूरोपियन संघ की बात करूं तो इसमें अभी 27 देश हैं और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो सबसे पहले 1957 में रोम की संधि से हुआ था। उस समय 6 यूरोपीय देशों की आर्थिक भागीदारी से इसका शुरुआत हुई थी। स्वतंत्र रूप से लटकती हुई चुंबकीय सुई किस डायरेक्शन में रुकेगी? तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर रुक जाती है चुंबकीय सुई जो स्वतंत्र रूप से लटकती हैं। और चुंबक के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ना, उनकी दिशा होती हैं दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, इसकी डायरेक्शन रहती है। एक आपकी ये पूछा गया था, हाइग्रोमीटर किसका मापक उपकरण है? तो आर्द्रता मापी हो जाएगा, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर। फिर आपके सवाल पूछा गया कौन सा पक्षी है जो प्रजाति सबसे ज़्यादा संकटग्रस्त है? तो ये ऑप्शन थे। तो इसमें ये आपके एक ऑप्शन था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये सबसे ज़्यादा है, वो गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या फिर गोडावण बोलते हैं अपन। और अन्य जो संकटग्रस्त है उसमें आपके आ जाएगा ये लाल सिर वाला गिद्ध है, जंगली उल्लू है और ये सभी संकटग्रस्त प्रजातियां हो जाएगी। अंतिम बार पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये रियो डे जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन है, 2012 में हुआ था। इसे रियो 2012 कहा जाता है और ये 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। प्रथम कहाँ पर हुआ है? तो प्रथम अर्थ समिट है, सभी को पता होना चाहिए। ये भी रियो डे जेनेरियो में हुआ था 1992 में। उसके बाद सेकंड दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में हुआ था 2002 में। और फिर आपकी ये लास्ट वाली के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया है? ये भी बताया हुआ है पिंगाली वेंकैया ने किया है। पिंगली वेंकैया ने सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। और एक आपकी ओड वन आउट यानी रीजनिंग से ये पूछा गया था कौन सा अलग है? तो इसमें से एक ऑप्शन क्या था बताना, घास हैं सभी, स्टेपी, पंपास, सवाना। अब देखिए स्टेपी घास की बात करूँ तो ये यूरेशिया में मतलब यूरोप और एशिया में है। पंपास दक्षिण अफ्रीका के उरुग्वे और अर्जेंटीना में है। सवाना घास है पूर्वी अफ्रीका में, मुख्य रूप से सूडान में पाया जाता है। प्रेरी घास है ये उत्तरी अमेरिका और कनाडा में पाए जाते हैं। ये सभी घास के मैदान है। वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। और फिर आपके ये रीजनिंग से या फिर मैथ का कह सकते हो 125 शतरंज खिलाड़ी हैं, नॉकआउट रूल इसमें है। तो चेस के कितने गेम हो सकते हैं इस प्रकार। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी प्रथम पारी का वीडियो जिन भी कैंडिडेट ने नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। चैनल पर अवेलेबल है, PDF फाइल के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।